बीजेपी सांसद कंगना रनौत को लेकर हुए थप्पड़ कांड पर बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी ने इसकी सख्त जांच कराने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इस केस में सख्त एक्शन होना चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। दिल्ली में सरकार गठन की गहमा गहमी के बीच चंडीगढ़ से आज बहुत बड़ी खबर सामने आई। दरअसल चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ की एक महिला सुरक्षाकर्मी पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने के आरोप लगे। आरोपी महिला का नाम कुलविंदर कौर बताया गया। कुलविंदर कौर किसान आंदोलन पर कंगना रनौत की बयानबाजी से खफा बताई जा रही है। आरोपी महिला को हिरासत में लेकर जांच भी अब शुरू कर दी गई है। बीजेपी सांसद कंगना को जड़ा थप्पड़। थप्पड़बाज ने कंगना पर की गालियों की बौछार। चंडीगढ़ से दिल्ली तक थप्पड़ कांड की गूंज। तस्वीरें चंडीगढ़ एयरपोर्ट की है। हंगामा बरपा है। बीच बचाव में सीआईएसएफ सुरक्षा कर्मी लगे हैं, लेकिन हंगामा थमने के बजाय बढ़ता ही गया। इतना कि चीख रही सीआईएसएफ की महिला जवान ने नई नवेली सांसद चुनी गई फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर जोरदार थप्पड़ चला दिया। थप्पड़ के साथ ही गालियों की बौछार भी जारी रही। दिन दहाड़े भीड़ के बीच कंगना पर थप्पड़ चला तो बखेड़ा बन गया। कंगना से उलझने वाली आरोपी महिला जवान किस कदर क्रोध में थी, उसकी चीख से समझा जा सकता है। सिक्योरिटी चेक पर चल रहे इस हाई वोल्टेज ड्रामे ने पूरे एयरपोर्ट पर हड़कंप मचा दिया। हंगामा थमा तो वजह और आरोपी महिला की डिटेल भी पता चली। कंगना पर थप्पड़ मारने की आरोपी महिला का नाम कुलविंदर कौर है। कुलविंदर कौर कंगना के किसान आंदोलन पर दिए गए बयान से खफा है। कंगना को एयरपोर्ट पर जैसे ही कुलविंदर ने देखा, उसका पारा हाई हो गया और वो उनसे उलझ पड़ी। कंगना से बहस के दौरान कुलविंदर कौर पर हाथापाई के आरोप लगे। कंगना रनौत ने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके पूरे बखेड़े को विस्तार से बताया है। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। कंगना से मारपीट और गाली गलौज के बाद सीआईएसएफ फौरन एक्शन में आ गई। आरोपी महिला को सस्पेंड करने के साथ ही काफी देर तक सिक्योरिटी फोर्स से मीटिंग की। फिर कुलविंदर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई। हालांकि अपनी सफाई में कुलविंदर कौर ने जो बातें कही वो चौंकाने वाली। कुलविंदर कौर किसान आंदोलन पर कंगना के बयान से कुपित है। इत्तेफाक देखिए कि कंगना रनौत आज अपनी मां से गले मिलकर और आशीर्वाद लेकर घर से निकली। चंडीगढ़ से वो फ्लाइट नंबर UK 707 से दिल्ली के लिए निकल रही थी, तभी सिक्योरिटी चेक पर बवाल हो गया। कंगना के साथ हुई बदसलूकी को उनसे चुनाव हारने वाले विक्रमादित्य सिंह ने भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बहुत अनफॉर्चुनेट है। किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, एंड पर्टिकुलरली अ लेडी हु इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाउ। तो इनके साथ इस तरीके की बदसलूकी अगर करी है तो मैं समझता हूं कि, और वो भी एक सुरक्षा कर्मी द्वारा, बहुत अनफॉर्चुनेट है। अभिनय के जगत में उनकी एक अहम भूमिका रही है। उन्होंने भारत की सिनेमा को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाने का उन्होंने काम किया है। ऐसे में अगर उनके साथ कहीं पे भी कोई भी अभद्र व्यवहार हुआ है तो ये शर्मनाक और चिंताजनक है। कंगना के साथ हुई बदसलूकी पर जांच जारी है।
सीआईएसएफ के सीनियर अधिकारियों की एक जांच समिति गठित की गई है। वहीं थप्पड़ कांड की आरोपी कुलविंदर कौर की जो जानकारी अब तक सामने आई है, उसके मुताबिक कुलविंदर कौर का भाई किसान मजदूर संघर्ष कमेटी में संगठन सेक्रेटरी है। कुलविंदर कौर पिछले 2 साल से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तैनात है। कुलविंदर के पति भी सीआईएसएफ में है और उनकी तैनाती जम्मू में है। कुलविंदर कौर को किसान आंदोलन पर दिए कंगना के बयान नापसंद है। कंगना ने किसान आंदोलन का खुलकर विरोध किया था। उनके कई बयान सोशल मीडिया में वायरल हुए थे, जिसका साइड इफेक्ट कंगना को सांसद चुने जाने के बाद देखना पड़ा है। हालांकि मामले की जांच के बाद ही इस थप्पड़ कांड की हकीकत से पर्दा उठेगा। और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार 9 जून को शपथ ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक 9 जून ये वो तारीख है जब शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा और ये समारोह राष्ट्रपति भवन के बाहरी लॉन में किया जाएगा। ये खबर निकलकर सामने आई है। और इस वक्त देश में सबसे बड़ा मुद्दा है नई सरकार। नरेंद्र मोदी के नए कैबिनेट में आखिर क्या होने जा रहा है? एनडीए में किस पार्टी को कौन सा मंत्रालय मिल सकता है? कौन से विभाग बीजेपी अपने पास रख सकती है? इस रिपोर्ट को देखेंगे तो पता चलेगा कि चुनावी नतीजों के बाद सरकार के गठन पर आखिर क्या नया हुआ है और क्या होना बाकी है और किस सस्पेंस में कौन सा मुद्दा यहां पर बरकरार है। तीसरी बार बन रही मोदी सरकार को लेकर इस वक्त सबसे बड़े सवाल, किससे कितने मंत्रालय मिलेंगे, किससे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, मनचाहे मंत्रालयों को लेकर सहयोगियों के दबाव का क्या रास्ता निकालेगी बीजेपी और ये रास्ता कैसे निकलेगा? शपथ ग्रहण से पहले सरकार बनाने को लेकर मंत्रालय और मंत्रियों की संख्या को लेकर एनडीए के बीच बड़ा मंथन चल रहा है। फैसला जो भी हो उसमें सबसे बड़े राजनीतिक दल बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच बैलेंस को लेकर सबकी नजर होगी। एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन बीजेपी के सामने इस बार पहले के मुकाबले चुनौतियां ज्यादा हैं। चुनौती इस बात की कि क्या पैमाने हो जिसके आधार पर मंत्री बनाए जाएं, किस किस साथी दल को कौन सा मंत्रालय दिया जाए और ये सब काम इतना परफेक्ट हो कि सभी खुश रहें, किसी की नाराजगी सामने ना आए। जाहिर बात है ये सारी चुनौतियां बीजेपी को इस बार अपने गठबंधन में संभालनी होगी। तीसरी बार बनने जा रही मोदी सरकार में बीजेपी के अलावा जो बड़े दल हैं उनमें खास हैं टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, शिंदे गुट और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। एलजेपी रामविलास के 5 सांसद। अब तक एनडीए की सरकारों में मंत्रालय बांटने के लिए 4 सांसदों पर 1 मंत्रालय देने का फॉर्मूला रहा है। ये जो चार सांसद पर 1 मंत्रालय का फॉर्मूला है वो पहले भी 2019 में भी सामने आया था। 2014 को देखें, 2019 को देखें तो जो सहयोगी थे उनको बहुत ज़्यादा नुमाइंदगी नहीं मिली थी। जो मेजर पोर्टफोलियोज थे वो बीजेपी के पास ही रहते, खासकर जो रायसीना हिल वाले। विदेश मंत्रालय अहम माना जाता है, फिनांस बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी, विदेश मंत्रालय अपने पास, रक्षा अपने पास रखना चाहिए, गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहिए। लेकिन इनके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट का भी एक फॉर्मूला होता है। सवाल स्पीकर के पद को लेकर भी है। ये बात बार बार उठ रही है कि टीडीपी स्पीकर पद भी चाहती है और इसके लिए बीजेपी तैयार नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि ज्यादा जोर देने पर डिप्टी स्पीकर का पद उसे मिल सकता है, यानी मंत्रालय और मंत्रियों की तादाद के साथ स्पीकर का भी पद है, जिस पर एनडीए में बात चल रही है। जो 4 सांसदों का फॉर्मूला है उसके हिसाब से जो हम लोग जानकार पढ़ पा रहे हैं वो ये है कि 16 सांसदों के साथ 4 मंत्रालय उन्हें मिल सकते हैं। जहां तक स्पीकर का पद है, अगर राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन जेडीयू से हैं हरिवंश जी, तो डिप्टी स्पीकर लोकसभा में ही होता है, उन्हें लोकसभा में डिप्टी स्पीकर दिया जा सकता है। क्यों बीजेपी और सरकार चाहेगी कि लोकसभा का संचालन सहयोगी दलों को दिया जाए? तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर अभी माथापच्ची करना बाकी है। स्पीकर पद का सवाल है, अगर बालयोगी स्पीकर थे वाजपेयी सरकार, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी फिर से वो स्पीकर बन जाएं।
तब की स्थितियों में अब की स्थितियों में अंतर है। इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी गठबंधन के घटक दल बड़े से बड़ा मंत्रालय चाहते हैं। ऐसे में ख्वाहिश टीडीपी और जेडीयू की भी है। वहीं कई और छोटे दल और निर्दलीय सांसद भी हैं जो इस सरकार में बहुमत जुटाने के लिए अहम भूमिका में हैं। इस वक्त एनडीए का पूरा नंबर गेम क्या है वो देखिए। आइए अब आपको फटाफट आंकड़ों का ये पूरा गणित बताते हैं। दरअसल लोकसभा में इस बार बीजेपी के 240 सांसद हैं, जिसमें महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के 7 सांसद, एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी या रामविलास के 5 सांसद इस वक्त आपके सामने हैं, और साथ ही जनसेना पार्टी और आरएलडी के 2-2 सांसद इसमें शामिल हैं। अपना दल का जिक्र कर लेते हैं। अपना दल और हम यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की एक सीट इसमें शामिल है। एजेएसयू यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का 1 सांसद, साथ ही एजीपी यानी असम गण परिषद और महाराष्ट्र में एनसीपी अजित पवार गुट की 1 सीट, और यूपीपीएल यानी कि जो असम की यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल है उसका 1 सांसद इसमें शामिल है। आगे देखिए तफसील से। जेपीएम यानी मिजोरम की जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी, आंकड़ों का खेल आप देख रहे हैं, और ये सब मिलकर होते हैं 268 सांसद, यानी 268 सांसद इसमें हुए हैं। और अब इसमें तेलुगु देशम पार्टी के 16 और जेडीयू के 12 सांसद आप जोड़ लीजिए, और जब जोड़ेंगे तो 296 का ये आंकड़ा यहां पर सांसद के तौर पर आ जाता है, सीट आ जाती है। यानी एनडीए के पास 272 के जादुई आंकड़े से 24 सांसद इस वक्त ज्यादा है। 296 के साथ ये एनडीए के पास पूर्ण बहुमत की सरकार का आंकड़ा मौजूद है। एनडीए की लगातार तीसरी बार बनने जा रही सरकार में इस बार गठबंधन के साथियों की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। हालांकि ये बात भी साफ है कि मंत्रालयों को लेकर जिस तरीके से गठबंधन के साथियों की शर्तें सामने आ रही हैं, उनमें से कुछ पर शायद ही बीजेपी तैयार हो। इसमें बीजेपी सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के 4 मंत्रालयों पर समझौता नहीं करेगी। सीसीएस में 4 महत्वपूर्ण मंत्रालय आते हैं, यानी रक्षा, वित्त, गृह और विदेश मंत्रालय। बीजेपी अपने सहयोगियों को नहीं देगी, इसके पूरे आसार हैं। रेलवे, सड़क परिवहन जैसे मंत्रालय भी बीजेपी के एजेंडा में हमेशा आगे रहे हैं। वो इन मंत्रालयों में सुधार की रफ्तार धीमी नहीं करना चाहती। तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा समझौता करना पड़ेगा बीजेपी को, कुछ अहम मंत्रालयों को लेकर, जो विकास से जुड़े हुए मंत्रालय हैं उसको लेकर। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो रायसीना हिल के मंत्रालय हैं, 4 बड़े मंत्रालय, उस पर बीजेपी कोई समझौता नहीं करना चाहेगी। प्रधानमंत्री रेल को जिस सर पर गति से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जिस तरह से रेलवे मंत्रालय में सुधार आ रहे हैं, उससे नहीं लगता कि रेलवे में भी बहुत ज़्यादा सरकार बहुत ज़्यादा चाहेगी कि उसमें सहयोगियों का हस्तक्षेप हो। हालांकि वाजपेयी सरकार के दौरान उद्योग, पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक कानून मंत्रालय, स्वास्थ्य, सड़क परिवहन, रेलवे, वाणिज्य और यहां तक कि रक्षा मंत्रालय भी सहयोगी दलों के पास रहा है। वहीं रेलवे जिस किसी भी सरकार में सहयोगियों के पास रहा, तब लोक लुभावन नीतियों के चलते उसका बंटाधार हुआ। बड़ी मुश्किल से उसे पटरी पर लाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब कल्याण, युवा से जुड़े और कृषि मंत्रालय भी बीजेपी अपने पास ही रखना चाहेगी। ये पीएम मोदी की बताई गई 4 जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान के लिए योजनाओं को लागू करने के लिए अहम कड़ी बताई जा रही है। टीडीपी सूत्रों की माने तो अब तक ऐसी कोई औपचारिक मांग बीजेपी आलाकमान के सामने नहीं रखी गई है। टीडीपी सुप्रीमो की सबसे बड़ी मांग हो सकती है राज्य के लिए विशेष वित्तीय पैकेज। टीडीपी आंध्र प्रदेश में भी सरकार बना रही है और ऐसे में अब अमरावती में नई राजधानी बसाने के लिए विशेष पैकेज की मांग अहम हो सकती है। वैसे विशेष पैकेज का मुद्दा ऐसा है जो बिहार की डिमांड लिस्ट में भी हमेशा ऊपर रहा है। डीयू की एक विशेष राज्य को विशेष दर्जा देने की पुरानी मांग रही है। दोनों राज्यों, और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दोनों पार्टियां बीजेपी की सहयोगी हैं। चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश को आगे बढ़ाना है। अमरावती जिसको उन्होंने अपनी राज्य की राजधानी बनाया था, जिसको जगन मोहन रेड्डी ने काफ़ी हाशिए पर रख दिया, उसके लिए पैसे चाहेंगे। जो विभाजन हुआ था आंध्र प्रदेश का, उसके लिए स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज की मांग करेंगे। पोलावरम डैम जो अरसे से लंबित पड़ा है, इसके लिए उनको फाइनेंशियल पैकेज चाहिए। प्रधानमंत्री के तौर पर अभी तक नरेंद्र मोदी के दोनों कार्यकाल में सहयोगी दलों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। पहले और दूसरे कार्यकाल को देखें तो सहयोगी दलों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व में नागरिक उड्डयन, भारी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, स्टील और खाद्य, जन वितरण और उपभोक्ता मामले जैसे मंत्रालय दिए गए। खाद्य,
जन वितरण और उपभोक्ता मामले का मंत्रालय 2014 में रामविलास पासवान के पास था। नागरिक उड्डयन टीडीपी के पास रहा। भारी उद्योग एवं पब्लिक एंटरप्राइज शिवसेना के पास रहा। इस बार टीडीपी और जेडीयू दोनों अच्छे नंबर लाए हैं। आंध्र प्रदेश में 16 सीट जीतने वाली टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और उनकी बाईं तरफ बैठे जेडीयू के अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार मजबूत स्थिति में है। जेडीयू ने इस बार बिहार में 12 सीटें जीती हैं। जेडीयू ने किसी मंत्रालय की मांग की है, चाहे वो वित्त हो, रेलवे हो या कोई भी मंत्रालय, क्योंकि सरकार का गठन होने वाला है। प्रचार गलत है, लेकिन जब हम एनडीए का हिस्सा हैं तो कुछ मंत्री पद हमारे हिस्से में आएंगे। ये प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी के बीच में है, ना कोई बार्गेनिंग है, ना कोई डिमांड है, ना कोई नाराजगी है। हाँ, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, ये हमारी इच्छा है। जेडीयू ने 2019 में संख्या के हिसाब से मंत्रिमंडल में जगह की मांग की थी और ऐसा ना होने पर सरकार में शामिल नहीं हुई थी। और अब बदली परिस्थितियों में बीजेपी को संख्या के हिसाब से ही मंत्री बनाने होंगे या फिर बिहार राज्य में उसकी डिमांड अहम हो जाएगी। जाहिर है कि गठबंधन के खेल में अब बीजेपी को सहयोगियों की कुछ मांगे माननी पड़ेंगी। और बात जब राज्य को विशेष दर्जे की होगी तो मोदी सरकार को इस बारे में कोई भी फैसला बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों के लिए बराबरी के पैमाने पर लिया जाएगा। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, बीजेपी अभी भी वहां सबसे बड़ी पार्टी है। वहां पर नीतीश कुमार की पार्टी के सिर्फ 45 विधायक हैं। तो दोनों जगह अगर फॉर्मूला चलना है, दोनों राज्यों में अगर स्मूथली भी चलना है, तो मुझे लगता है दोनों पार्टियों के आला नेता, जेडीयू हो चाहे टीडीपी, सब दोनों पार्टियों का आला नेता भी फूंक फूंक कर कदम रखेंगे और ऐसा कुछ नहीं करना चाहेंगे जिससे विपक्षी कांग्रेस को या फिर वाईएसआर जगन रेड्डी को आंध्रा में, फिर यहाँ तेजस्वी यादव को फायदा हो। किसकी क्या डिमांड है, किसकी क्या ख्वाहिश है, एनडीए में हर बात पर अंदरूनी तौर पर मुहर 7 जून को ही लगेगी, जब एनडीए के सांसदों की बैठक होगी और फिर राष्ट्रपति को सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। मोदी सरकार की तीसरी पारी में मंत्रियों का पोर्टफोलियो जैसे पहेली बना हुआ है, ठीक वैसे ही एक पहेली है नीना फैक्टर की। ये आखिर क्या है? क्या नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी आसान नहीं होने जा रही? स्पेशल रिपोर्ट देखिए और समझिए ये पूरा सिनेरियो। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। क्या कार पर डालेंगे सहयोगी? एनडीए में कितने मुद्दों पर नीना फैक्टर का प्रेशर? मोदी पर भारी पड़ेगी पार्टनर्स की डिमांड। तीसरी बार मोदी सरकार का अंक गणित तैयार है, शपथ की तारीख मुकर्रर है। दिल्ली में सरकार गठन की गहमागहमी के बीच एनडीए सहयोगियों के बयानों ने इस आशंका को प्रबल बना दिया है कि मोदी सरकार की तीसरी पारी कतई आसान नहीं होगी, क्योंकि एनडीए सहयोगियों के कई मसलों पर अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग वाली कहावत चरितार्थ होती है। ये मुद्दे गठबंधन की गांठें कमजोर करने का सबब बन सकती हैं और मोदी सरकार की उम्र भी तय कर सकती हैं। मोदी के लिए चुनौती बनने वाले तमाम मुद्दों पर किस पार्टी का क्या स्टैंड है, ये जानने पर सरकार की मजबूती का अंदाजा भी लग जाएगा। लेकिन पहले जानिए मोदी की तीसरी पारी में ये नीना फैक्टर क्या है। नरेंद्र मोदी, नीतीश और नायडू के त्रिकोण में अगली सरकार का गठन हो रहा है। इसमें नीना यानी नी से नीतीश कुमार और ना से चंद्रबाबू नायडू हैं। एनडीए के दोनों बड़े पार्टनर पर इस बार सरकार चलाने की बड़ी जिम्मेदारी है। मोदी सरकार की स्थिरता इन्हीं दोनों लीडरों के फैसले पर टिकी है, लेकिन इन दोनों नेताओं के अपने अपने एजेंडे हैं। एक नहीं, कई मुद्दों पर बीजेपी से अलग इनके अपने स्टैंड भी हैं। यही नरेंद्र मोदी सरकार के चैलेंज हैं। मोदी सरकार जिन बड़े फैसलों को तीसरे टर्म में जमीन पर उतारने का इरादा रखती है, पहले उन्हें जान लीजिए, फिर इनमें किस पर पेंच फंस सकता है वो जानेंगे। मोदी सरकार एक देश एक चुनाव के हक में है।
नरेंद्र मोदी सरकार परिसीमन के पक्ष में लंबे वक्त से चर्चा कर रही है। मोदी सरकार देश में समान नागरिक संहिता की तरफदारी करती है। CAA के बाद मोदी सरकार NRC को भी देश में लागू करने की बात कह चुकी है। नरेंद्र मोदी सरकार देश में बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म के कदम उठाने के संकेत देती रही है। नरेंद्र मोदी सरकार धर्म के नाम पर आरक्षण का सख्त मुखालफत करती नजर आई है। नरेंद्र मोदी सरकार जातिगत जनगणना का विरोध करती रही है। काशी और मथुरा के विवादित स्थलों का समाधान नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में है। नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो जो कहते हैं वही करते हैं, लेकिन एनडीए के दो बड़े पार्टनर बीजेपी से कुछ मुद्दों पर अलग राय रखते हैं। इसका इजहार अभी से किया जाने लगा है। दिल्ली में जेडीयू की तरफ से अग्निवीर और यूसीसी का मुद्दा भी उछाला गया है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। अग्निवीर योजना को लेकर भी आप लोग कुछ बात करेंगे? नहीं, बैठेंगे हम इन सब मुद्दों पर आने वाले समय में सब लोग मिलकर के बात करेंगे। अपनी बात कहकर जेडीयू नेता ये भी बताना नहीं भूलते कि सरकार के सर्वे सर्वा मोदी ही हैं। हालांकि एनडीए के ज्यादातर सहयोगी ऐसे मसलों पर सार्वजनिक बयानबाजी के सख्त खिलाफ हैं। जीतन राम मांझी ने सभी मुद्दों पर चर्चा की सही जगह भी बताई है। हम समझते हैं कि ये मामला मीडिया के माध्यम से कहा जाना उचित नहीं है। अभी के संदर्भ में मेरा समझ में है कि अगर कुछ भी है, बैठक है 7 तारीख को भी बैठक होने वाली है, वहाँ भी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, वहाँ पर भी सभी एनडीए के नेता लोग बैठे रहेंगे, वहाँ पर बात होगी। नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी से अलग राय रखने के साथ बिहार को स्पेशल स्टेटस यानी विशेष राज्य के दर्जे की डिमांड भी अभी से शुरू कर दी है, जिसे तूल देने में इंडिया गठबंधन के नेता भी पीछे नहीं है। इंडिया गठबंधन की तरफ से जेडीयू को उकसाने वाले कई बयान जारी किए गए हैं। कांग्रेस नेता देखिए कैसे जेडीयू की डिमांड के समर्थन में अगुआ बन रहे हैं। अच्छी बात है, सही बात भी है। इंडिया अलायंस का ये प्रोग्राम पे बहुत इम्पोर्टेंट है। अग्निवीर का हम फाड़ के फेंकेंगे और जेडीयू ये शर्त रखना चाहिए अग्निवीर का विथड्रॉ करने के लिए, और बिहार का स्पेशल पैकेज भी बोलना नहीं चाहिए जेडीयू का नेता लोग। जातिगत जनगणना पर जेडीयू का रुख बीजेपी से अलग रहा है। वहीं धर्म के नाम पर आरक्षण में चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से अलग सुर साधते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 4% आरक्षण का ऐलान तक कर रखा है। बीजेपी का साफ साफ मानना है कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने 4% आरक्षण मुसलमानों को देने के लिए इसी चुनाव में वादा किया है। नीतीश कुमार को भी मुसलमानों को आरक्षण देने पर ऐतराज नहीं है। जबकि मुसलमानों के आरक्षण का जिक्र आंध्र प्रदेश में एनडीए के संयुक्त घोषणा पत्र में भी शामिल नहीं किया था, मगर चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम तीर्थयात्रियों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू कभी भी बीजेपी से सहमत नहीं दिखे। इसके अलावा समान नागरिक संहिता और जातिगत जनगणना ऐसा मुद्दा है जिस पर नए गठबंधन में फिर से मंथन होने की जरूरत महसूस की जा रही है। बीजेपी के कई एजेंडे को उसके सहयोगी दल पसंद नहीं करते हैं। मोदी के दूसरे टर्म में कृषि कानून पर अकाली दल ने एनडीए से राहें अलग कर ली थी। इसीलिए तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी को संसद में बिल पास कराने में कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे राजनीति के चतुर खिलाड़ियों को साधना मोदी के लिए बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार बीते 11 साल में 4 से 5 बार पाला बदल चुके हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि अब की बार वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे। वहीं 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने तो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर एनडीए का साथ छोड़ दिया था। विशेष राज्य का दर्जा असली और बड़ा मुद्दा, क्योंकि नीतीश हो या नायडू दोनों ही अपने राज्यों के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं। उधर एनडीए के कुछ सहयोगियों की मांग भी गठबंधन में खटपट की वजह बन सकती है।
रिपब्लिकन पार्टी को कैबिनेट में हिस्सा मिलना चाहिए। जिस तरह मैंने एक सीट मांगी थी शिरडी की, लेकिन वो भी सीट मुझे नहीं मिली थी। मेरी राज्यसभा 2020 तक है, तो मेरी राज्यसभा तो ऑटोमेटिकली कंटिन्यू हो जाएगी, लेकिन मंत्रिमंडल में जरूर हमको स्थान मिलेगा।